बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद के साथ हाजिर खिदमत हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के वीडियो में कुछ आज की दो चार ख़ास बातें हैं और जो कुछ हमने कहा था पिछले दिनों, आपने वो देखा कि वही कुछ सामने हुआ। हमने एक हफ्ते कबल बताया था आपको पिछले वीडियो में कि आज़म तारड़ और गिलानी की नामजदगी के हवाले से जो पीडीएम में जो है इत्तेहाद का जो है जो चल रहा है, जो मोहब्बत की पींगें भी चल रही हैं, ये नहीं चलेंगी। देखिए उसकी एक वजह ये है, बहुत पहले भी हम ये बात कहते रहे हैं और लोग भी कहते रहे तजिया निगार, और ये वैसे भी एक प्रैक्टिस है कि अगर किसी घर में अगर चार भाई भी हों, सगे चार भाई हों, और उनके दरमियान अगर कहीं बदनीयती पाई जाती हो तो वो घर या कुनबा इकट्ठा नहीं रहता। तो यहाँ पे तो 10 पार्टियाँ थी और सब एक दूसरे के साथ बदनीयती पर मबनी मामला था। इसीलिए हमने आपसे कहा था बार बार कि हम जब लोगों से बातें करते थे, जब हम उनकी बातें सुनते थे, तो हमें ये अंदाज़ा हो जाता था कि ये गाड़ी जो है आगे नहीं चलेगी। और एज इट इज़ आपने देखा वही हुआ। और अब क्या हुआ कि जो गिलानी साहब का आया मामला और आया आज़म तारड़ साहब का, मैं आपको बता दूँ कि आज़म तारड़ साहब के हवाले से वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थी, मुस्लिम लीग नवाज़, और इधर गिलानी साहब के हवाले से थे। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि पीपल्स पार्टी जो बैकडोर पे दोनों तरफ खेल रही थी, उन्होंने अपने कार्ड बहुत अच्छे इस्तेमाल किए। और एक बात ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो सेनेट के चेयरमैन बने हैं इस वक्त, वो भी आपको पता है कि कौन है, वो संजरानी साहब हैं, साजिद संजरानी। तो साजिद संजरानी तो खुद काम कर चुके हैं गिलानी साहब के साथ, तो गिलानी साहब का और संजरानी साहब का ताल्लुक वैसे ही बनता है। तो ये बात भी पसे पर्दा तय हो गई थी, जिसका मैंने इशारा भी दिया था आपको कि संजरानी साहब की, आपको पता है कि जब गिलानी साहब से मामला चल रहे थे, जिस वक्त वो नहीं हो पाए थे, सेनेट की चेयरमैन मुंतखब वो 7-8 आदमियों ने इधर कर दिया था, तो उसके बाद भी इनकी कुछ पसे पर्दा बातचीत हुई थी। तो उस पर फिर संजरानी साहब ने कहा था कि आप जो है सेनेट के अपोजिशन के लीडर के तौर पर आप सामने आएंगे। और यही बात फिर उन्होंने जरदारी साहब को भी कही थी, और उन्होंने कहा था कि इस पर जरदारी साहब को कहा था कि आपको इस पर बदल होने की ज़रूरत नहीं, मैं पहले भी आपका दोस्त था, आज भी आपके साथ हूँ। कतई नज़र कि ठीक है, मुझे अगर हुकूमती पार्टी ने नामजद किया है, लेकिन आपके हमारे ताल्लुकात हैं, हमारी की रवादारी है, और वो रवादारी हमारी बरकरार रहेगी। आपको पता है कि जरदारी साहब भी वैसे बलोची हैं, तो वो कुछ मामला ये पसे पर्दा तय हो चुके थे। अच्छा, अब इसके दौरान क्या हुआ था, इसकी भिनक जो है मरीम नवाज़ को पड़ चुकी थी, और मरीम नवाज़ ने इसीलिए कहा था कि हमारे साथ लोग जाएंगे। और जब वो, आपको पता है कि पीछे से फिर उन्होंने एक तरफ धमकी दी जो अमेरिका के ना तरीक़ेकार के स्टिक और कैरेट, तो स्टिक और कैरेट का मामला मरीम नवाज़ ने किया था। और मरीम नवाज़ साहबा ने पीछे से अपने मैंने आपको बहुत पहले भी बात बताई थी कि इस वक्त पाकिस्तान के जो ताकतवर हल्के हैं उनके साथ जो मामला लोग तय कर रहे हैं, उसमें से कुछ दो सीनियर रिटायर्ड जर्नल्स हैं और एक 2 हाजिर सर्विस सीनियर ऑफिसर हैं, जिनके कि मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ बड़ी अच्छी उनकी चलती है या बनती है, जो कि अल्फाज आप समझ लें। तो उनके ज़रिए उन्होंने भी लॉबिंग शुरू की थी कि उनको ये पता लग गया था कि जरदारी साहब ने अपने कार्ड सही इस्तेमाल किए हैं। और हक़ों के बीच में एक उनको कोशिश की गई थी थोड़ा सा मुस्लिम लीग नवाज़ को मुतमईन करने की, पीपल्स पार्टी की तरफ से ये कहकर कि अगर आप जाएंगी साथ नैब के दफ्तर में तो हम भी जो दरजों जाएंगे। लेकिन ये बहुत सारे लोग सीनियर तजिया निगार कह रहे थे कि वो बात सही थी, वो बात सही नहीं थी। जिनकी तरफ से ये कहा गया था उनको कमर जमान कायरा साहब को जिनकी तरफ से कहा गया था कि आप ये बात कहें, उस वक्त पीडीएम का इजलास चल रहा था, उसी वक्त हमारी बात हुई थी और उन्होंने बताया था कि ये आप इसको ये ना समझिएगा कि हमने ग्रीन सिग्नल दिया है मुस्लिम नवाज़ के लिए। ये भी एक तरीक़ेकार है। वो तरीक़ेकार क्यों था कि उनको ये पता लग गया था कि मरीम नवाज़ ने भी अपने मुस्लिम लीग नवाज़ ने या मरीम नवाज़ ने अपने जो लोग हैं ख़ास, उनके ज़रिए रब्ता आर्मी से करना शुरू कर दिए हैं। तो लिहाजा इन्होंने उनको कवर करने के लिए, उनको इत्मीनान दिलाने के लिए कि नहीं जी हम बिल्कुल आपके साथ हैं। तो बुनियादी तौर पर ये जो सूरत जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, इसको ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये समझें कि कोई भी किसी से मुखलिस नहीं था। न पीपल्स पार्टी मुखलिस थी मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ, न मुस्लिम लीग नवाज़ मुखलिस थी पीपल्स पार्टी के साथ, न ये दोनों जमातें मुखलिस थी मौलाना फजलुर रहमान के साथ, और ना ही मौलाना फजलुर रहमान मुखलिस से बाकी तीसरी
2-3 जमातों के साथ। मौलाना फजल रहमान की कोशिश ये थी कि ये 2-3 जमातें हों साथ, और इनके पास चूंकि स्ट्रीट पावर नहीं है तो मैं अपनी स्ट्रीट पावर लेके इनको आगे रखूं, अब मेरी स्ट्रीट पावर होगी और इनसे मैं काम निकालूं। वो 2 जमातें ये सोच रही थी कि हमारे पास स्ट्रीट पावर नहीं है, इनके पास एक मजहबी कार्ड है, इनको मजहबी कार्ड इस्तेमाल करके हम अपने मामला आगे चलाएं। तो ये जो मैंने आपको सूरत हाल बताया ना, इस सारी सूरत हाल को इस्टेब्लिशमेंट जो है, वो जो ताकतवर हल्के हैं, जो सियासत के माहिर भी समझे जाते हैं, उन्होंने इसको बड़े बेहतरीन तरीके से इन्होंने इसको टैकल किया। और अब नतीजा ये हुआ, कोई आपके सामने आ गया कि जरदारी साहब के दोस्त और इमरान खान की तरफ से नामजद संजरानी साहब वो आ गए, पीपल्स पार्टी को इधर से हिज़्ब इख्तिलाफ की भी सेनेट में सीट मिल गई। नतीजा क्या हुआ कि हिज़्ब इख्तिलाफ के अंदर सारा मामला दुरुस्त हो गया। लेकिन यहाँ तक जब पीपल्स पार्टी की गिरफ्त जो मजबूत हुई, सिंध में तो ऑलरेडी मजबूत थी, एक बीच में नई कहानी हो गई, वो ये हो गई कि उधर से वो जो फैसला आ गया अदलिया का, और जो उन्होंने पंजाब के अंदर जो इदारे बल्दियाती जो बहाल किए हैं, ये एक नया जो है मसला आके फिर प्रॉब्लम करेगा। किसको? ये करेगा पीपल्स पार्टी को भी करेगा, और ये क्रिएट करेगा इमरान खान के लिए भी, क्योंकि इस वक्त पीपल्स पार्टी तो बज़ाहिर इमरान खान के साथ है, और ये पीपल्स पार्टी की कोशिश है कि वो मरकज़ के अंदर अपने मामला को दुरुस्त करे, क्योंकि मरकज़ के अंदर पीपल्स पार्टी चाहती है पंजाब के अंदर। और अब इनकी पूरी कोशिश थी पीपल्स पार्टी की कि इस वक्त हम जो है सेनेट के अंदर, हमारा अपोजिशन लीडर आ गया है, संजरानी साहब सेनेट में आ गए हैं, हम किसी ना किसी तरह इमरान खान के साथ मिलकर मामला को दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पीपल्स पार्टी को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पेश आ रही थी, जिसके बारे में पहले भी कहा था, कि इमरान खान जो है पीपल्स पार्टी को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। देखिए, मैंने एक बात पहले भी कही थी, बहुत सारे लोग जो मेरी व्लॉग को देखते हैं, मैं बार बार कहता हूँ कि इमरान खान साहब की जो सियासत है, उनकी सोच बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो किसी भी तरीके से इन लोगों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अब यही वजह है कि इमरान खान के ऊपर दबाव भी डाला जा रहा है, और गैर मुल्की, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान के अंदर जो प्लेयर हैं, फॉरेन प्लेयर हैं, जिनका इंटरेस्ट है पाकिस्तान के अंदर, वो भी एक्टिव हो गए। ये जो अभी 3 दिन पहले आपको पता है कि अमेरिका के एक जो कौंसल जनरल है उन्होंने तकरीबन 2 घंटे जो है मुलाकात की है हमजा शहबाज से। तो वो मुलाकात क्या थी? वो उस मुलाकात में यही बात थी, उनको कहा गया था कि आप मुस्लिम लीग नवाज के अंदर ग्रुप बंदी ना करें, बल्कि आप नवाज के साथ और पीपल्स पार्टी के साथ चलें। और क्योंकि आपको ये पता है कि इस वक्त जो जरदारी साहब का जो ग्रुप है, यानी पीपल्स पार्टी है, उनके बाइडेन के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे। और ये आपको याद है, जो मेरी वीडियो देखते रहे हो पाबंदी से, उनको मैंने बात बताई थी कि जब बाइडेन इंतजामिया आ जाएगी और अगर ये इधर से मामला चलेंगे तो वो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेंगे। तो पीपल्स पार्टी को जो प्रॉब्लम आ रही थी, वो उनको ये भी आ रही थी कि नवाज शरीफ को भी उन्हें चाहते थे कि नवाज शरीफ भी उनके साथ कोऑपरेट करे, और एक तरफ वो ये चाहते थे कि कोऑपरेट हमारे साथ इमरान खान भी करे। तो ये इस वक्त अमेरिका की भी कोशिश है, और सऊदी अरब से भी कहा, सऊदी अरब की तरफ से भी कोशिश है, और दूसरे उसके अलावा ये कि और 2-3 दोस्त ममालिक हैं, उनकी भी ये कोशिश है कि पाकिस्तान के अंदर किसी न किसी तरीके से इस वक्त जो है मामला चले। और ये ताकतवर हल्कों की भी कोशिश है, वो चाहते हैं कि कुछ कानून साजी का काम शुरू हो। लेकिन जो मसला है ये कि इस वक्त जो कल जो सूरत हाल हुई है, आज जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो आज सूरत हाल सामने है, इस वक्त मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, जो पीडीएम की सभों के अंदर या पीडीएम के जो इस वक्त जो जहाँ लोग बैठे हुए हैं, जो बातचीत चल रही है, वहाँ ये बातचीत चल रही है कि हमें हर तरीके से अलहदा किया गया, यानी मुस्लिम लीग नवाज कह रही है कि हमें हर तरीके से अलहदा किया, पीपल्स पार्टी ने हर जगह हमें डिच किया, लेकिन हमें जो अब ये मदद मिली है, कौन सी मदद? ये अदलिया की तरफ से जो हमें मदद मिली है, इससे अब हमें फायदा उठाना चाहिए, और हमें अब पंजाब की हुकूमत पर भरपूर वार करना चाहिए। तो अब कल की यानी आने वाले दिनों से आप देखेंगे कि नई सूरत है, मतलब अब मरकज के अंदर तो मामला सेटल डाउन हो गया। अब मुस्लिम लीग नवाज जो है मरकज, क्योंकि देखिए मेरे ख्याल से कोई 60,000 के लगभग जो है इनके ये बल्दिया के अरकान होंगे जो हिलदार हैं पंजाब के। तो आप ये समझ लें कि मुस्लिम लीग को पंजाब के अंदर, मुस्लिम लीग नवाज को कितनी बड़ी एक सपोर्ट मिल गई, यानी मुस्लिम यानी नवाज शरीफ को बड़े कारकुन मिल गए। तो कल से फिर आप देखेंगे कि पंजाब के अंदर अब ये काम बड़ा तेजी से शुरू होगा। अच्छा, यही वजह है कि मैं समझता हूँ कि अब इनको कोशिश करनी चाहिए इमरान खान को कि वो फौरी तौर पर पंजाब पे तवज्जो दें। लेकिन जो मेरे पास इत्तला था वो ये है कि इमरान खान खुश नहीं है, और आपको पता है कि इमरान खान ने अब वो काम करने शुरू किए जिनको बहुत पहले करने चाहिए थे, यानी जो मैंने इनको कहा था कि इनके अब जो पैराशूटर्स हैं और जो लोग हैं उनको ये हटाएं, और उन तमाम सूरत हाल को समझें कि कौन जा रहा है,
नवाज शरीफ से उनको नहीं पता, उनको बिल्कुल पता था कि शहबाज शरीफ से उनके लोग मिल रहे हैं कि उनके पास आईबी तो है इमरान खान के पास। और अभी फिर 2-3 दिन पहले क्या कहते हैं, शहबाज शरीफ से 2 अहम शख्सियात ने मुलाकात की, क्योंकि शहबाज शरीफ को मैंने बताया था कि शहबाज शरीफ जो ताकतवर हल्कों के साथ है और वो उनके खिलाफ है। तो इमरान खान को सारी बातें मालूम होनी चाहिए थी, हो रही थी, और लेकिन उनके साथ जो लोग थे वो उनको कह रहे थे कि नहीं जी आप बिल्कुल तवज्जो दें, शहबाज शरीफ से अगर कोई ताकतवर हल्का मिल रहा है तो वो कोई बात नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं, ये भी आपके लिए काम कर रहे हैं, वो भी, मतलब मुख्तलिफ किस्म का आप इसी तरह के काम करते करते हफीज शेख वगैरह जिसके बारे में आपको बार बार कहता रहा था कि स्टेट बैंक का मसला है, उन्होंने स्टेट बैंक का भी आज़ादी के नाम के ऊपर वो IMF के पास करा दिया। अब लोग, अच्छा जब मैंने ये बात कही तो बहुत सारे मेरे लोग मुझ पर तनकीद करने लगे कि फैसल साहब आप, भाई मैं बगैर तस्दीक की कोई बात नहीं करता, IMF के बहुत सारे लोगों के साथ में, या लोगों का, मेरा काम तो मैं कोई प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हूँ नहीं, ना मैं कोई इन्वेस्टिगेटर एनालिस्ट हूँ कि मैं लोगों को इन्वेस्टिगेशन करके बताता फिर। मैंने तो कहा था कि मैं ठीक है तजिया करता हूँ, मेरी एक अपनी स्टाइल है मेरा कि मैं लोगों को हकीकत मुल्क और कौम के हवाले से, आलम इस्लाम के हवाले से बताना चाहता हूँ, जो मेरे फराइज हैं उससे जो मुझे मालूमात मिलती है अपने मैं डोमेन के अंदर रहते हुए। तो मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ होने जा रही है, लेकिन लोग मुझ पर तनकीद करने लगे, नहीं जी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आज हो गया, आज आपने देखा वो ऑर्डिनेंस आ गया और स्टेट बैंक को दे दिया। स्टेट बैंक जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट दिखाने के लिए तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के अंदर होगा, उनके जेर असर, लेकिन बुनियादी तौर पर सारी पॉलिसीज अब उसके अंदर IMF की चलेंगी। यानी हफीज शेख साहब ने जो काम किया, मतलब हफीज शेख साहब बात करेंगे IMF के साथ और IMF बात करेगा हफीज शेख के साथ, हफीज शेख के साथ और हफीज शेख साहब होंगे दो तरफ, और तीसरी तरफ आपका स्टेट बैंक होगा, स्टेट बैंक में भी IMF होगा। तो मतलब एक ट्रायंगुलर बन गया है। तो ये क्या है मतलब, और इसके हवाले इसके पाकिस्तान में बहुत बड़े असरात होंगे। मतलब ये बहुत से लोगों को नहीं पता, मैं बहुत सारी बातें, क्योंकि वीडियो नहीं होती, मैं नेक्स्ट इसके ऊपर बात करा, बहुत से लोगों ने कहा कि मुझे इसके हवाले से बताइए क्या क्या चीज़ें, तो मैं इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अभी पॉलिटिक्स पे आपसे बात की। लेकिन बहरहाल कहने का मकसद ये था कि ये भी इमरान खान को पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आता कि इमरान खान को धोखे में रखा गया है, क्या इनको गलत पढ़ के जो चीज़ें हम देखते रहे उस हवाले से, तो ये पाकिस्तान के मुकम्मल पाकिस्तान की मैशियत के और पाकिस्तान के हालात के हक में नहीं जाती बात। लेकिन बहरहाल ठीक है, अब हो गया जैसा भी हो गया। इसके अगर जो गलत असरात हैं जो मैंने देखे, मैं समझता हूँ आपको 1 साल बाद उसके असरात आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, एक तो ये चीज़ है। दूसरा, आपको मैंने बात कही थी कि ये जो पाकिस्तान के गिर्द जो मामला चल रहे हैं बहुत अहम है, और इसलिए भी ये सारे मामला जो किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर कानून साजी हो। देखिए कानून साहब, मैंने जो बात की थी कानून साजी, वो इसलिए की जा रही है कि पाकिस्तान के इर्द गिर्द, जैसा हमेशा कहता रहा हूँ कि पाकिस्तान के इर्द गिर्द के हालात पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा असर डालेंगे। आपको मैंने बताया था कि रूस के अंदर, मॉस्को के अंदर जो है तालिबान के हवाले से जो मीटिंग्स वगैरह और जो तालिबान अफगानिस्तान के हवाले से जो मामला तय किए जा रहे हैं वो बहुत अहमियत के हामिल है, क्योंकि रूस कूद गया है। मैंने बताया था कि रूस जो का कूदना जो है अफगानिस्तान के मामले, ये नए मामला को, नई जंगों को और नई इत्तेहादों को और नए मामला को ये जन्म देगा। अब क्या हो रहा है कि रूस ने जो है तालिबान के ऊपर हाथ रख दिया है, या दूसरे अल्फाज में यूँ कह सकते हैं कि तालिबान को रशिया की आशीर्वाद हासिल है, और वो ये कह रहे हैं कि आपने उसी माहिदे को, यानी जो कि ट्रंप ने किया था माहिदा, आपको पता ही है, मैंने बता चुका हूँ आपके कि ट्रंप के अंदर, ट्रंप को लाने में रशिया का, ट्विटर का कितना हाथ था। तो वो ये कह रहे हैं अब उनके साथ कि आपने उसी चीज को फॉलो करना है, उसी माहिदे पे चलना है जो कि ट्रंप के साथ हुआ था, और आपने बिल्कुल नहीं हटना। और इस वक्त आप ये देखें कि वो बाइडेन इंतजामिया जो है वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं, वो कुछ उसमें एक्सटेंशन चाहती है, जो जिसकी मैंने तफसील आपको पहले दी। और नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि तालिबान ने कह दिया है कि अगर अमेरिका फौरी तौर पर अगर इनकला नहीं करता, और जैसे कि कल कह भी दिया बाइडेन ने कि 1 मई तक नहीं होगा, तो इसका मतलब है उन्होंने हम कहा है क्या कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं। अब ये बात जो उन्होंने तालिबान कही है, इसको आप समझने की कोशिश करें। बुनियादी तौर पर ये तालिबान ने क्यों कही? इसलिए कही कि इनके पीछे रशिया है। यानी दूसरे अल्फाज में कह रहे हैं कि अब रशिया को मौका मिल गया है कि जो काम अमेरिका ने तालिबान की मदद करके रशिया को तोड़ने के लिए किया था, अब वही काम रूस जो है अमेरिका के लिए करने के लिए तैयार है, और उसके पीछे अब चीन भी साथ होगा। तो अब इस सूरत हाल के अंदर अगर ये मामला अब अमेरिका अगर नहीं देखता, और मेरी बात ये समझ में नहीं आती, अभी तक मैं समझ नहीं सका कि अमेरिकन डीप स्टेट की क्या मतलब एक उनकी सोच है कि एक तरफ वो यहाँ मतलब जिसे कहते हैं कि हम पंगा ले रहे हैं, और दूसरी तरफ उन्होंने शुमाली कोरिया के साथ भी उन्होंने कह दिया, और रशिया से ऑलरेडी लड़ रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि जो मामला जो है आने वाले दिनों के अंदर हो सकता है कि पाकिस्तान के गिर्द जो है
بڑے معاملات جو ہے تیزی سے گڑبڑ ہو سکتے ہیں، کیونکہ اب بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ وہ چین کا، میں نے آپ کو بارہا کہا تھا کہ چین کا اور جو بھارت کا معاملہ ہے، میں نے کہا کہ یہ رکا نہیں ہے، اس کا جو اسٹینڈ آف ہے وہ برقرار ہے، اور بہت سارے لوگوں نے کہا تھا، اینالسٹ ہیں ہمارے پاکستان کے، کہ وہ معاملہ طے ہو گیا اور فوجیں پیچھے ہٹ گئی، اور کسی نے کہا کہ نہیں جی کھڑے ہوئے۔ میں نے آپ کو بارہا کہا تھا کہ میں کبھی بھی ایسی سنی دونوں طرف سے معلومات کرتا ہوں۔ چائنا نے کہہ دیا تھا کہ جہاں ہم آ گئے ہیں ہم وہاں سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، میں نے آپ کو پہلے کہا تھا، انہوں نے کہا ہم وہاں سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم نے بھارت کو کہا ہے کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ، اور جس علاقے سے تم ہٹو گے وہ نو مین لینڈ کہلائے گی، اگر بھارت وہاں سے نہیں ہٹے گا تو ہم خود آگے مزید بڑھ کے اس نو مین لینڈ جو ہے جو کسی کے استعمال میں اس پہ ہم قبضہ کر لیں گے۔ بھارت نے ابھی تک کوئی بات نہیں کی تھی، تو نتیجہ کیا ہوا کہ اب جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اب سے 24 گھنٹے پہلے بلکہ 36 گھنٹے پہلے ڈوکلام کے قریب جو سکم کے قریب جو ہے، ڈوکلام کے گرد اور سکم کے گرد جو ہے اب جو ہے چین نے مزید دوبارہ پیش قدمی شروع کر دی ہے، اور 2-3 چوکیاں وہاں پہ اور بنکر بھی بنانے شروع کر دیے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے اور وہ تمام صورتحال جو ہے یہ بھارت کو پریشان کر رہی ہے، اور اسی لیے بھارت نے ابھی پاکستان کے ساتھ دیکھتے ہوئے شاید یہ جو معاملات چلے ہوئے ہیں یہ صورتحال ہے، اور اس کے پیچھے یہ میں بتا دوں آپ کو کہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم نے خط لکھا تھا، یہ عمران خان صاحب نے اور وہ آرمی نے خط بھیجا تھا، وہ ٹھیک ہے، وہ خط تو ہمیشہ سے بھیجتے رہے، بہت پہلے بات کرتے رہے، لیکن اس کے پیچھے بنیادی طور پر ایک امریکہ کا بھی پریشر ہے اور چین کا بھی پریشر ہے۔ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس وقت حالات کو اتنے خراب نہ کیے جائے اور پاکستان کو اتنا تنگ نہ کیا جائے کہ وہ چین کے ساتھ بالکل چلا جائے، اور جبکہ چین کی کوشش یہ ہے کہ پاکستان ہمارا اتحادی ہے، آپ اس کو تنگ نہ کریں، مطلب بالکل یعنی کہ ملٹی ڈائمینشن جو ہے اس وقت انٹرنیشنل ڈپلومیسی چل رہی ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر میں نے ہمیشہ سے کہا تھا کہ پاکستان ایک ایسی جگہ پر ہے، ایک ایسے اسٹریٹجیکل پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہماری اہمیت سب کو ہے، چین کے نزدیک بھی ہماری اہمیت ہے، ہماری نزدیک نہ چاہتے ہوئے بھارت کو بھی ہماری ایک حیثیت کا احساس ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر پاکستان کے ساتھ اگر ہم بھڑ جاتے ہیں تو ہمارے جو معاملات ہیں یا جنگ ہوتی ہے تو پھر کیا ہو صورتحال ہوگی، جو ہمارے دوست ممالک ہیں سعودی عرب میں اور دوسرے جو UAE وغیرہ ہیں ان کو بھی ہماری اہمیت کا احساس ہے کہ کل کلا کو اگر ان کے حالات خراب ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ہونے ہیں، یہ میں بتا دوں آپ کو وہ ہونے ہیں، جب بھی معاملہ ایران کی طرف آئے گا وہ متاثر ہوں گے، تو وہاں سے بھی اگر ان کو کوئی مدد ملے گی تو وہی پاکستان سے ملے گی، تو پاکستان کمزور نہ ہو، تو اس لیے بھی UAE اب کوشش کر رہا ہے اپنے بیک چینل کے اندر کہ پاکستان کو انڈیا کو قریب لایا جائے۔ تو یہ بہت سارے اس وقت جو ہے پچھلے میں نے آپ کو شاید یاد ہوگا میں نے آپ سے کہا تھا کہ مارچ اور اپریل کے اندر بہت سارے معاملات ہوں گے، بہت سارے چینلز بڑی تیزی سے چلیں گے، اور پاکستان کا بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اگر عمران خان نے میں سمپ کرتے ہوئے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس طرح ابھی آ گئے ہیں، قانون سازی کی بات کی جا رہی ہے، امریکہ کی طرف سے بھی کی جا رہی ہے، طاقتور حلقوں کی طرف سے بھی کی جا رہی ہے، لیکن عمران خان صاحب جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن اگر عمران خان صاحب نے ایکسیپٹ نہیں کیا اور اگر لچک نہیں دکھائی تو ہو سکتا ہے کہ میں نے آپ کو جیسے پہلے کہا تھا نا، اپریل کا مہینہ، اپریل کے مہینے کے آخر میں ہو سکتا ہے پھر سب کی چھٹی ہو جائے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ کو جو آج میں نے باتیں کی اس کے حوالے سے مزید کچھ تفصیل اور نئی خبریں